इमरान खान तो खैर इलेक्शन की तैयारियां जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब भी वही कर रहे थे, लगता था वो अपोजिशन के लीडर हैं। इस पे थोड़ी सी बातचीत करेंगे ब्रेन बस्ट में। डॉक्टर अनवीर शारदा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हुई टू मिनिस्ट्रियल डिस्कशंस में वाशिंगटन में, जिसका हमने तज़किरा किया था। वो उस वक्त स्केड्यूल थी लेकिन अब तो वो मीटिंग हो गई और ऑलमोस्ट मेरी गुड लक है कि मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी सबकी, और जो ये बात की गई कहीं कहीं मीडिया पे कि ह्यूमन राइट्स की बात भी की गई है इंडिया के हवाले से, तो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने उसकी तरदीद कर दी। और जयशंकर साहब तो पॉलिटिकल आदमी भी नहीं है कि जो वो पॉलिटिक्स खेलें, वो तो वही कहते हैं और करते हैं जो पॉलिसी उनको एडवाइस करती है, खुद उनकी अपना एक्सपीरियंस उनको एडवाइस करता है। बहुत ही बड़े और अहम ढंग के साथ मैं ये कहूँगा कि भारत अपना पॉइंट ऑफ व्यू एसर्ट करने की पोजीशन में आ चुका है। खुशी होती है ये बातें देखकर। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जनाब जी। आपने बात की 69 ईयर्स ओल्ड जी पाकिस्तान का शेर इमरान खान। हाँ जी। वो कहता है कि जब तक मैं अमेरिका को इस दुनिया के नक्शे से ख़त्म नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये फॉरेन मिनिस्ट्री जो हमारे ऊपर थोपी गई है जी, इसको मैं किसी तरीके से भी नहीं देख सकता और मैं सड़कों पर ही रहूँगा जब तक ये फॉरेन एजेंट जो हैं ये यहाँ से ख़त्म नहीं हो जाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिवाय एक पीटीआई के बाकी जितनी भी 14-15 पार्टियाँ वो सारी अमेरिका की एजेंट हैं, गद्दार हैं, काफिर भी हैं। ठीक है डॉक्टर साहब इसकी अपनी कैबिनेट में इसके अपने मिनिस्टर्स में से आधे से ज्यादा अमेरिकन सिटीजन थे। अमेरिकन पाकिस्तानी सिटीजन, अमेरिकन एंड इंग्लिश और ठीक है ना, बाहर के थे। इस आदमी को मौका मिला था, यानी पाकिस्तान में चेंज ऑफ फेस था। ये मौका सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए नहीं था सिर्फ। डॉक्टर साहब ये अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपियन यूनियन, चाइना, अरब कंट्रीज भी देख रहे थे कि भाई एक नया फेस आया है। मुझे ये पता है कि अरब कंट्रीज को तो इससे कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन ये मैं आपको दावे से कहता हूँ कि वेस्टर्न वर्ल्ड की इससे बहुत एक्सपेक्टेशन थी। चूँकि उनका ये ख्याल था कि ये इंग्लैंड विंग्लैंड में ग्रूम हुआ है, कहता है मुझे पता भी है, कल्चर का भी पता है, इसकी पहली बीवी भी एक जूश बैकग्राउंड की एक अच्छी औरत है, वो भी रही है। वो तो उसके ज़ाती ज़िंदगी का मसला है, वो तो मेरी कमेंट्री नहीं बनती, लेकिन उन सब के कॉन्टेक्स्ट में इसको वेस्टर्न वर्ल्ड में भी फेवरेट निगाहों से देखा जा रहा था। अब इसने उसी वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ इस तरह का मैस किया है और मैं ये सोचता हूँ कि ये मैस करके क्या इसकी क्या तौक़ुआत है। चीन तो खुद इससे खुश नहीं था, तो किसकी ये खुशनुदी ले रहा है ये बातें करके। मतलब अगर वेस्टर्न वर्ल्ड की मुखालफत कर दी तो चीन कहेगा कि आज मेरे प्यारे लाडले मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, तो चीन भी चाहता था कि तुम जाओ। हालांकि चीन की ज्यादा ख्वाहिश थी कि इससे जान छूटे, उसका पैसा फंसा हुआ है चीन का। अरब कंट्रीज ने भी इसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई इसके 3.5-4 साल, वो भी इसे तंग आ गए। अच्छा, तो फिर ये किस दुनिया में देखे ना, वो कहता है जी कि जो न्यूट्रल होता है वो जानवर है। उसने पाकिस्तान आर्मी के बारे में ये बात की। डॉक्टर साहब इंसान वैसे तो सोशल एनिमल है ना, शुरू से मतलब एक तो ये सोशल एनिमल होने के नाते ये फिर ये जो सोशल एनिमल है इमरान खान, मैं भी आप भी, हम सब सोशल एनिमल है। ये एज बीइंग सोशल एनिमल किसके साथ आप बैठेगा? ये 5000 साल पहले 4000 साल पहले जब अरिस्टोटल ने ये बात कही लोग उसको बेवकूफ़ कहते थे, लेकिन बाद में यही प्रूव हुआ कि इंसान सोशल एनिमल ही है और रहेगा। अब मैं आपसे 2 सवाल करना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये आर्मी के पीछे भी पड़ गया, अब ये वेस्टर्न वर्ल्ड के पीछे पड़ गया। जहाँ मैक्सिमम हेल्प पाकिस्तान को मिलती है वो तो है अरब वर्ल्ड, यूएई, सऊदी अरेबिया जी, कुवैत, ये कंट्रीज़ हैं। अब वो कंट्री जो है वो है टोटल इफ़ नॉट 100 एटलीस्ट 80% प्रो यूएस है, प्रो वेस्टर्न कह लो। अब ये जो एक नई चीज़ लेके आया इसका इम्पैक्ट आर्मी के ऊपर भी है। आर्मी वाले भी जो हैं वो शायद चाइना को पसंद करते हो, लेकिन इतना पसंद अभी भी नहीं करते जितना उन्होंने मज़े अपनी लाइफ में लिए हैं अमेरिका के साथ मिलकर। अब
ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है पाकिस्तान में, जगह जगह के ऊपर जाके जुलूस निकाले जा रहे हैं, वो जलसा जलसा जी, कहते हैं उसको भी, जलसे जी, निकाले जी। जा रहे हैं। और उस जलसे में ये कहते हैं कि जब तक ये फॉरेन एजेंट बैठे हुए हैं मैं सांस नहीं लेने दूंगा। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो लोगों के बीच में क्या कोई एक रेवोल्यूशनरी टाइप का इम्पैक्ट होगा, या वहाँ की जो आर्मी ऐसी मुंह इसका देखती रहेगी भाई ये जो मर्जी करता रहे? नहीं नहीं, आर्मी ऐसे मुंह नहीं देख रही डॉक्टर साहब। कल ही आपने आर्मी के ISPR के डिपार्टमेंट के हेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। उन्होंने बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज बरती, क्योंकि उनका तरीकाकार प्रोफेशनल होता है। और आजकल तो वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही प्रोफेशनल हुए हुए हैं, चूँकि इसलिए हुए हुए हैं कि उन पर इंटरनेशनल प्रेशर इसकी सरकार के दौरान इतना पड़ा कि उनके तमाम किस्म के जो फंडिंग है वो सारी की सारी ख़राब हुई है। बिकॉज पाकिस्तान को फंडिंग मिलेगी तो उनके भी खर्चे ठीक से निकलेंगे। या तो ये जितना मतलब रेटरिक या नैरेटिव ख़राब क्रिएट करता है, तो आर्मी अब इसको जवाब देना शुरू हो चुके, बड़े सख्त जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा कोई साजिश नहीं थी, मुंह पे तमाचा मारा इसको। उन्होंने कहा कि कोई हमें, अमेरिका ने हमसे अड्डे मांगे ही नहीं थे। लेकिन उन्होंने बड़ा कमाल का, मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर जो उनके हैं, उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि वो लैंग्वेज उनकी, अब जाहिर है वो तो इस तरह इस जैसी घटिया लैंग्वेज तो नहीं बरतेंगे ना, उन्होंने तो बड़ी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज दी। उन्होंने कहा जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जी एब्सोल्युटली नॉट, हम भी ऐसा ही कहेंगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने अंडे मांगे ही नहीं थे। ठीक है जी। तो उन्होंने इसके सारे झूठों का पोल खोल दिया और उन्होंने साफ कहा कि अब पाकिस्तान में हम किसी किस्म का मार्शल लॉ नहीं आने देंगे। क्योंकि इसकी यही ख्वाहिश थी लास्ट सैटरडे की रात को कि मार्शल आ जाए किसी तरह से। या ठीक है, अब वो नहीं, इसकी मर्जी के मुताबिक चीजें हुई तो इसने आर्मी के खिलाफ अब प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अब उन्होंने कह दिया कि हम इस प्रोपेगेंडे को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए ना डॉक्टर साहब, आपके और हमारे सामने दुनिया की सबसे बड़ी तो खैर भारत की डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे ज्यादा जो कहते हैं, क्लेम करते हैं इफेक्टिव डेमोक्रेसी अमेरिका। जब 6 जनवरी 2020 को वहां पे हुए थे दंगे हुए, राइट्स हुए थे। ठीक है, राइट्स भी नहीं मैं कहूंगा, वो एक ही बड़ा वाकया हुआ ना कि बदमाशी हुई, वो घुस गए, इंसुरेक्शन हुई, वो इंसरेक्शन आप ठीक है कह ठीक है सकते ठीक हो। है ठीक है ना। वो चूंकि राइट्स वही होता है ना, 2-3 ग्रुप आपस में लड़ रहे हो, वो सिचुएशन तो नहीं थी, वो एक ही ग्रुप था चंद हजार लोगों का। ठीक है, वो की उसके बाद अमेरिका जैसे कंट्री ने, जहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बड़ी गारंटियां हैं, जहां इवन अमेरिकन झंडे को भी आप जला दें अच्छा तो नहीं समझा जाता, लेकिन वो आइन में उसकी भी गुंजाइश है कि चलिए जी ठीक है जी, इस हद तक फ्रीडम है। उन्होंने भी उस इंसुरेक्शन को बर्दाश्त नहीं किया। प्रेसिडेंट ट्रंप का, ही वॉज अ सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया 2 बातों पे, कि एक तो ये इंसुरेक्शन इन्होंने फैलाई है, दूसरा ये कि ये इलेक्शन को नहीं मानते, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। अगर अमेरिका ये कर सकता है तो पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्समेंट इदारे तो वो तो खैर राह जाते ऐसे ही बंदों को उठा लिया करते थे, वो कैसे ये तस्लीम करेंगे? नहीं, जिस तरीके से ना आपने अमेरिका की एग्जांपल दी, अमेरिका का जो इंस्ट्रक्शन का ये स्ट्रक्चर हुआ है जी जी, उससे पहले सिर्फ एक बार हुआ था 1800 में, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, आई थिंक 1822 में, समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये बेसिकली इससे एक बात तो साबित होती है कि अगर कल को ट्रंप दोबारा वापस आ जाता है पावर में जी 2024 में, राइट, तो ये जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी डेमोक्रेसी के ऊपर एक चपेट पड़ी थी, हाँ जी, इलेक्शन नहीं, वो तो आज भी यही कहता है कि मैं इलेक्शन नहीं हारा। इवन टुडे जी जी व्हेन ही ठीक है, टॉक्स द सेम वे, राइट, तो इसीलिए ट्विटर पे नहीं आ रहा ना, क्योंकि दैट इज ट्विटर तो चलो अब एलन मस्क ने खरीद, नहीं अभी तो नहीं खैर खरीदा, अभी तो नहीं खरीद लेना है। वो लेट्स सी, वो तो खैर एक अलग बहस है, वो खरीद भी लेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, वो एलन मस्क उसका दोस्त है, नहीं सर, वो खोल देगा ट्विटर उसके लिए। ये नहीं मैटर करती बात, एलन मस्क उसका दोस्त उस तरह नहीं है, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। नहीं बहस नहीं, लेकिन वो उसका सिंपैथाइजर है। नहीं, वो सिंपैथाइजर उसका किसी पॉइंट पे, कुछ इश्यूज पर तो मैं भी सिंपैथाइजर हूँ,
कोई ऐसी कोई डॉक्टर साहब, कोई ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में नहीं होती चीजें नहीं, कि ये कोई 100% शैतान पड़ा हुआ है, ये कोई 100% कोई सेंट बाय बैठा हुआ है। नहीं, पर दो जो चीजें आपने जी, मेन उठाई, जी, जी। एक तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन को ना एक्सेप्ट करना, असल चीज कॉन्स्टिट्यूशन को ना accept हाँ। करना। ये कहना कि जी इलेक्शन में धांधली हुई है, वो भी काबिल कबूल होता है, वो क्लेम होता है पॉलिटिकल पार्टी या। का, ठीक है ना। अगर ट्रंप ये कहते हैं वो मैं तो उसे ये है। मैं उसे एग्री करूं या ना करूं, लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन में ट्रंप ये कह सकते हैं, ये उनका एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, ये उनकी परसेप्शन है। असल चीज कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो जिस बात पे मैं बात लाना चाहता हूं। जब कॉन्स्टिट्यूशन की बेहुरमती जो चंद घंटों के लिए हुई थी अमेरिका में, वो बर्दाश्त नहीं हुई, वहां सुबह शाम हो रही है पाकिस्तान में। ये शख्स सुबह शाम कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ा रहा ओ है, या। ठीक है ना। तो अब अगर इसके खिलाफ पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट के इदारे ये करते हैं एक्शन, जो कि वो करेंगे, और उन्होंने कह दिया है कि भाई हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये जो हरकतें आप कर रहे हैं, क्या कनाडा में, अमेरिका में आप आर्मी की पॉलिसियों को क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं, लेकिन वो वेटरन जो भी होते हैं, जिस भी देश के हों डॉक्टर साहब, वो आप उनको रिजेक्ट तो नहीं कर सकते होते ना, उनकी कुर्बानियां जो है वो उन्हीं वजह से ये देश बचे हुए हैं, ठीक है, उनकी कुर्बानियां हैं। ठीक है। और उस कुर्बानियों को आप भूल के आप अपने आप को ये कहो कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं ही हूँ जो हूँ, तो ये कहीं शोभा नहीं देता। Absolutely. आई थिंक उसके जो एडवाइजर्स हैं उनको भी समझाना चाहिए। आज मैं उनके एक बड़े खास थोड़े से वो भारी हैं, छोटे से सलवार कहीं पहनते, लेकिन वो मिनिस्टर भी रहे हुए हैं। आपकी मुनफ़्फ़र फवाद चौधरी, आई थिंक ही इज द सेम, क्योंकि वो करीबी लोग, शहबाज गिल है, एक फवाद चौधरी है, इस तरह आई के। थिंक शहबाज गिल तो शायद ऐनक पहन, जी एनक लगा, वो दोनों इकट्ठे थे। राइट राइट और वो कह रहे थे कि देखो जी, हमारा जो लीडर है जी, उसने जब ये कह दिया कि मैं इसको नहीं एक्सेप्ट करता, तो ये तो समझ लो कि ये तो अब गया, ये तो मिनिस्ट्री बननी नहीं। आज वो एआरवाई पे कह रहा था कि ये मिनिस्ट्री नहीं बननी। राइट राइट। हाँ जी, देखो इनको कितने चक्कर पड़े हुए हैं, 4 दिन हो गए, ये मिनिस्ट्री नहीं बना सके, ये क्या करेंगे, ये पाकिस्तान को कैसे बचाएंगे। राइट। तो इस किस्म के जो तौर तरीके चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नेशन के लिए हर्टफुल है। डॉक्टर साहब देखिए, वो तो चले पॉलिटिकल नैरेटिव होता है, वो तो आप कहते हैं जी ये तो मैं अभी तक कैबिनेट ही अपनी नहीं बना सके, ठीक है, मतलब ये आप, वो उनकी क्या प्लानिंग है, उनके क्या रीजंस हैं, वो अपना दे रही है सरकार जो है इस वक्त की शहबाज शरीफ की लीडरशिप में, कि भाई हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, वो तो चलता रहता है। लेकिन जब आप ये कहना शुरू हो जाएं किसी भी देश में कि जी सिर्फ हम ही पैट्रियाटिक है, बाकी सब के सब गद्दार हैं, हमने तो बात इससे अच्छा, स्टार्ट की फिर थी। इनका तो यही है ना कि जी ये सारी की सारी साजिश बाहर से आई है, तो जो हमने बात जहां से स्टार्ट की है कि फिर बाहर आप किसके साथ बैठोगे दुनिया में, मतलब बाहर से कुछ पर साजिश। जैसे आपने बताया कि आधे तो इसमें से यूएस और ब्रिटिश नेशनल और वो वहाँ के, और उन्हीं के, आप तो वहाँ के नेशनल हो, आप तो उस देश से भी गद्दारी कर रहे हो और अपने देश से भी गद्दारी, दोनों से कर रहे हो। हाँ। ये गद्दारी है ना दोनों से। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों का तो किसी और को गद्दार कहने से पहले जरा अपनी चारपाई के नीचे मेरा ख्याल है डांग चला लो, आपको पता चल जाए भी नीचे क्या रखा हुआ है। जो खुद डांग नहीं अपनी चारपाई के नीचे चलाएंगे तो फिर बाकी लोग चला देंगे। डॉक्टर साहब इसका फ्यूचर जो मुझे नजर आता है ना खान का, अभी जो पेशावर में जलसा हुआ, हमारे कुछ दोस्त हैं वो बताते हैं जो उसी इलाके के रहने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि उस इलाके में 10-12 हज़ार लोगों से ज्यादा गुंजाइश है ही नहीं पॉसिबली, और जितना तंग इलाका होगा वहाँ आप 8-10 हज़ार लोग इकट्ठे कर दें, ऊपर से ड्रोन उड़ा दें, शॉट ले लें, वो इधर से शॉट, सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो को आप एक्सपेंड कर लें और फोटोशॉप करते फिरें और कह दें जी बड़ी बल्ले बल्ले हो गई है। अब 220 मिलियन के लोगों में डॉक्टर साहब कोई 1-2 लाख बंदा इकट्ठा करना तो कोई इशू नहीं होता ना। नहीं ठीक है, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि 220 मिलियन के लोगों में आपने 1-2 लाख इकट्ठे कर दिए लोग तो आपने कोई स्वीप कर लेना इलेक्शन में। जब 1 लाख 2 लाख वहाँ आ ही नहीं सकते, मतलब तो वो तो मैक्सिमम लिमिट है ना डॉक्टर साहब, अगर ये कोई बड़ा खुला मैदान की। अब वो कह रहे हैं कि कराची में हम 10 लाख इकट्ठा आदमी करेंगे। हाँ जी, और मेरा ख्याल है कि कराची में
MQM का भी जोर है, PP का भी जी, जोर जी। है। उन्होंने पहले ही कह दिया कि हमने इसकी जो ये जलसा है इसको हमने फेल करवा देना है। तो आदमी तो उन्हीं के जाने हैं ना। PTI के साथ अब कितने आदमी रह गए हैं? ठीक है, इन्होंने वहाँ से 10-12 सीटें जीती थी हाँ जी, हाँ जी। पिछली बार। वो भी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से। वो भी देखिए ना, MQM भी इनसे निकल गई बाहर। हाँ, फिर जो इनके अपने कुछ लोग थे, अब कराची में एक यंग MNA है, वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल, आमिर लियाकत हुसैन उसका नाम है। तो बहरहाल यूथ उनके साथ भी है। वो उसने इसकी पार्टी छोड़ दिया, ना सिर्फ पार्टी छोड़ी, वो तो ट्विटर पे इनको बाकायदा गालम गलोच कर रहे हैं अपने हिसाब का लीडर को। सो ओवरऑल आई होप कि पाकिस्तान जो है उसका फ्यूचर बेटर हो। कुछ डायलॉग नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत बढ़िया उनको मैसेज भेजा। ये और बात है कि शहबाज खान साहब का अपना पॉलिटिकल जी। मोटिव है, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान और कश्मीर को मेंशन किया, राइट राइट बट नॉट इन दैट सेंस एज इमरान यूज्ड टू मेंशन। राइट राइट राइट। इमरान तो सीधा ही कहता था ना। उन्हें इमरान का तो बदतमीजाना लहजा होता था। वो तो एक बदतमीज आदमी है बेसिकली। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल और मैं कहता हूँ डिप्लोमेटिक वे से बात उन्होंने किया। जी, पॉलिटिकल भी, डिप्लोमेटिक भी, एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत अच्छे हैं। शहबाज शरीफ काम करने वाले आदमी हैं। इनके जो पार्टनर हैं आसिफ जरदारी साहब, वो बहुत सीजनड है, बहुत सीजनड पॉलिटिशियन है। और अब इसका ये नैरेटिव है कि ये सब चोर डाकू हैं, बस मैं ही एक दूध का धुला हूँ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्टें इसके दौरे हुकूमत में जो आई हैं, अब इनके ऊपर सबसे ज्यादा करप्शन इसके ज़माने में हुई है। इनके ऊपर ऑलरेडी 2 इंक्वायरियां बैठ गई हैं। जी जी जी, फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है। हाँ जी, ऑलरेडी इंक्वायरियां बैठ गई हैं। सो अभी वो इंक्वायरियों से बाहर निकले तब बात करें। हाँ जी, फिर वो बात होगी। तो बहरहाल एक पाकिस्तान का ये, लेकिन ये है कि केमिस्ट्री बहरहाल मिलती है शरीफ फैमिली की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी। वो पॉलिटिकल देखिए डिफरेंसेस तो रहेंगे, वो तो एक कंट्री के अंदर की पार्टियों के ना ख़त्म नहीं होते। राइट। ठीक है ना। अब देखिए जो कुछ नैरेटिव भारत की जैसी तैसी भी अपोजिशन पार्टियां हैं, हालांकि इतनी स्ट्रांग नहीं है, वही मोदी साहब को फॉर द पास्ट 7-8 ईयर्स सुबह शाम वो उनके खिलाफ स्टेटमेंट देती रहती है। तो वो सब चलता है, जमहूरियत का हिस्सा होता है, नेचुरली। ठीक है ना। डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं इस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि इन दिनों भारत पे कुछ कहते हैं कि प्रेशर था, कुछ कहते हैं भारत को परसुएट किया जा रहा था कि जी रूस यूक्रेन के वार के चक्कर में आप रूस के साथ ना खड़े हों। भारत ने अपनी पोजीशन क्लियर रखी और उसी एनवायरनमेंट में अभी वाशिंगटन में रिसेंटली 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है, जिसमें उनके स्टेट डिफेंस सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी और भारत से डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर थे। और सिर्फ यही नहीं हुआ डॉक्टर साहब, उनका मीडिया के साथ भी, खासतौर पर भारत के दोनों मिनिस्टर्स का मीडिया के साथ भी बहुत इंटरेक्शन रहा। मीडिया ने उनको ग्रिल करने की कोशिश की 2 चीज़ों पे। ज़्यादा बड़ी चीज़ तो ये थी, वो जो अमेरिकन का एक पॉइंट ऑफ व्यू ना कि तुम या तो हमारे साथ हो या फिर नहीं हो। तो वो मीडिया ने भी कि भाई आप रूस में हमारे साथ हो, उसने। लेकिन उस पर कि इससे पहले कि ये जवाब देते जयशंकर साहब, टोनी ब्लिंकन ने खुद वजाहत की ताकि मीडिया को ज़रा समझाने की कोशिश की कि इनकी इतनी पुरानी टाइज हैं रूस के साथ, हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि इस एक इंसिडेंट की वजह से ये सब कुछ वो छोड़ के एकदम से इधर आ जाएंगे। फिर उन्होंने खुद कहा, टोनी ब्लिंकन ने, कि तेल तो खैर खुद यूरोप के मुल्क ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, और ये तो 1 to 2% शायद एनर्जी लेते हैं, 3%। तो ठीक है ना जी। तो जो भी ये ले रहे हैं एनर्जी, वो उस पर जब जयशंकर जी से, वो जर्नलिस्ट तो बाज नहीं आते ना, उन्होंने फिर सवाल कर दिया। तो जयशंकर जी ने फिर उन्हें बड़े तगड़े जवाब दिए। उन्होंने टका के मीडिया को कहा, उन्होंने कहा कि आप जरा सोचो कि यूरोप कितनी गैस ले रहा है, हम तो इतनी ले रहे हैं, सोचो। दूसरा ये कि हमारी वाकई पुरानी टाइज है, यू कैन नॉट थिंक कि हम चीज़ों को तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चलाएंगे। देखिए जो डायलॉग होता है ना किसी भी कंट्री में, जी, खास करके जिस सिचुएशन में हिंदुस्तान में पड़ता जा रहा है, हाँ जी, पाकिस्तान वाज नेवर ए डेंजर टू इंडिया, राइट, इट वाज नेवर ए डेंजर। द ओनली डेंजर इज चाइना। हालांकि चाइना की जो अब पॉलिसी आई है, आज ही आई है, कि वो 1000 न्यूक्लियर वेपन्स बाई 2030 क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें से बाई 2025 हाँ जी दे विल हैव 700 एक्स्ट्रा न्यूक्लियर वेपन्स,
वो वेपन्स हैं. इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ एटॉमिक वेयर यू कैन जस्ट विद वन बॉम्ब फिनिश द सिटी. ये है छोटे छोटे बॉम्ब बनाने का स्ट्रक्चर, जो कि आज की लड़ाई में बड़ा बॉम्ब तो आप इस्तेमाल कर नहीं सकते. करोगे तो यू आर आस्किंग फॉर योर डिस्ट्रक्शन. वहाँ पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हिंदुस्तान के रिलेशनशिप जो हैं वो क्वेड के साथ, अमेरिका के साथ अच्छे हों. वो तभी हो सकते हैं व्हेन दे रिमेन इन डायलॉग. और जब स्पेशली आगे क्या होता था, जब फॉरेन मिनिस्टर मिला तो वो अकेला मिला, डिफेंस मिनिस्टर मिला तो वो अकेला मिला. अब जब ये इकट्ठे मिलते हो तो उस वक़्त फॉरेन एंड डिफेंस दोनों रिक्वायरमेंट जो होती हैं उनके ऊपर बहस होती है, और उस बहस के बाद फिर नतीजे निकलते हैं. एंड आई एम ग्लैड कि अमेरिका हैज़ अंडरस्टूड द पोजीशन ऑफ इंडिया जी. और जिसको हम बहुत इतना नहीं लायक समझते थे ब्लिंकन को, दिस टाइम ही हैज़ प्लेड ए वेरी मैच्योर्ड रोल जी. हमारी हमने जितनी बार भी बात की हमारा यही था कि ऑर्डिनरी ये फॉरेन मिनिस्टर है, लेकिन नहीं, इस मीटिंग में ही प्रूव्ड. और जिस तरीके से उसने बातचीत की है, इट शोज हिज, आप ये समझ लो कि 1 साल 1.5 साल में मैच्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर कंट्रीज रिक्वायरमेंट्स. अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स ही थोपते रहोगे तो फिर जो अदर कंट्रीज की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कौन समझेगा जी. तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो चाइना का आया इशू, उसको देखते हुए और डायलॉग जो है वो कंटिन्यू रहे. इट वाज अ वेरी गुड बिगिनिंग. राइट. डॉक्टर साहब, एक और इशू भी थोड़ा सा डिस्कस हुआ. मीडिया ने रिपोर्ट किया जी कि टोनी ब्लिंकन ने या अमेरिकन ऑफिशियल्स ने इंडिया में ह्यूमन राइट्स के इश्यूज में जो कंसर्न, सो कॉल्ड कंसर्न्स हैं, उस पर बात की. लेकिन जयशंकर, चूँकि आपको पता पॉलिटिशियन नहीं है, बहुत खरे आदमी है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात अमेरिकन की तरफ से नहीं हुई. लेकिन जब प्रेस ने उनसे पूछा तो मुझे तो बहुत खुशी हुई. उन्होंने साफ टका, उन्होंने कहा कि पहले तो हमारा कंसर्न ये है कि जो हिंदुओं के साथ हिंदू फोबिया है अमेरिका में, ये जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं, हम उसके बारे में बहुत कंसर्न है. और गवर्नमेंट इज प्रीटी मच कंसर्न अबाउट इट. होना भी चाहिए. देखिए, ये जो हमने, मतलब डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी कई दफ़ा बात कर चुका हूँ, जो हमारे भारत में सेकुलरिज्म रहा, सेकुलरिज्म अपने ट्रू सेंस में हो तो अच्छा है, लेकिन ट्रू सेंस में मेरी ओपिनियन में नहीं रहा. भारत में जो हमारे हिंदू बहन भाई हैं, वो हमेशा से शर्म उनको रही कि यार हमें अपने राइट्स की बात नहीं करनी चाहिए. ओहो, अच्छा, कोई थोड़ा बहुत किसी और कम्युनिटी के साथ इशू है तो वो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेते थे. मेजॉरिटी होने के बावजूद डॉक्टर साहब, वो एक तरह से, मैं तो ये समझता हूँ स्ट्रांग तरीके से, आपकी राय में ज़रूर लेना चाहूँगा, मेजॉरिटी होने के बावजूद हिंदुओं ने वही अपना रवैया रखा कि चलें जी, कोई बात नहीं, हम दूसरों की बात करते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं. लेकिन जो हमारे साथ एक हिंदू फोबिया, अब देखिए ना सर, मैं पाकिस्तान में पला बड़ा हूँ. पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमें पढ़ाया गया, समझाया गया हिंदू के बारे में बहुत ही गलत नैरेटिव. मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ, ठीक है. यही बताया गया जी कि हिंदू तो बनिया है, ये काफिर है, ये खुदा नखास्ता घटिया है. यही रवैया रहा. यही मैं कनाडा, अमेरिका में अपने खासतौर पर पाकिस्तानी दोस्तों को देखता, अच्छे खासे समझदार लोग कहते हैं हाँ हाँ, दिवाली पे तो हम मुबारकबाद, शुभ कामनाएं कह दें, वो सब ठीक है, लेकिन ये जो हिंदू है ना, ये एक ज्यादा करता है. उन्होंने तय कर लिया होगा कि हिंदू ज्यादा करता है. अच्छा, ऊपर से ये पॉलिटिकल शोशे उठे एक्सट्रीमिस्ट खालिस्तानियों ने कि जी भाई हिंदू तो ज्यादा करने के लिए ही पैदा हुआ है. इस पे जयशंकर साहब ने इनडायरेक्टली डील किया. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम, ऑनेस्टली. देखिए, इसको कैसे क्या है कि जो पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन है वो नेहरू के टाइम से शुरू हुई जी. नेहरू ने ये जब 1952 का पहला इलेक्शन तो आराम से जीत जाना था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी. जब 1957 के बाद उसको थोड़ा सा झटका लगना शुरू हुआ कि भाई लोग मेरे सीटें भी कम कर सकते हैं, तो उस वक़्त अपीजमेंट की फिलॉसफी शुरू हुई. नंबर 1 अपीजमेंट कहाँ से शुरू हुई कि जो सो कॉल्ड पिछड़ी जातियाँ थीं, बैकवर्ड क्लासेस, उनको 10 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए थे कि इनको स्पेशल प्लेसेस मिलें, इनको स्पेशल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स मिलें.
सबसे पहले जो कि 1962 में ख़त्म हो जाना चाहिए था, उसको इंक्रीज करना शुरू कर दिया। ये बैकवर्ड क्लास के मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान में जो लोग बहुत डिज़र्व करते थे, दे कुड नॉट राइज ओनली ड्यू टू दिस पर्टिकुलर बाइंडिंग, नंबर 1। नंबर 2, पॉलिटिक्स शुरू हो गई 1962 के बाद कि भाई एक कौन सा वोट बैंक है जो हमारे साथ 100% चल सकता है। उसमें एक बैकवर्ड क्लास आ गई, एक मुस्लिम आ गए, हैं जी, एक बाकी की माइनॉरिटीज़ को ले लो। मतलब ये माइनॉरिटीज़ के अपने आप को किंग समझने लग पड़े कि वी आर दी ओनली पीपल हु कैन सेव यू। ये जो अपीजमेंट पॉलिसी शुरू हुई, वो कहीं ना कहीं जाके हिंदुस्तान में वोटिंग बैंक पॉलिसी बन गई, पॉलिटिक्स बन गई। वो जब वोटिंग बैंक पॉलिटिक्स बन गई तो उसके बाद हिंदुओं के साथ इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो होती रही। ये मैं मानता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन अब हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम भी डिस्क्रिमिनेशन करें। हमारा फ़र्ज़ भी ये बनता है कि हम सोसाइटी को एक प्रॉपर लेवल से अपने जो 70% मेजॉरिटी है उसको पूरी रिस्पेक्ट मिले, प्लस जो बाकी के लोग भी वहाँ रहते हैं उनको भी पूरी रिस्पेक्ट मिले। इसके पीछे 2 चीज़ें हैं आजकल। एक तो जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि गुजरात जो था वो सबसे ज़्यादा इलाका था जहाँ पर रॉयट्स होते थे, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी बहुत है और वहाँ पर ट्राइब्स बहुत हैं। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा रॉयट्स होते थे जबकि कांग्रेस राज करती थी। पिछले 32 साल में 28 साल हो गए बीजेपी के राज हैं। स्वाय फर्स्ट 4 ईयर्स को छोड़ के, हार्डली 2002 को छोड़ के जो रॉयट हुआ, उसके बाद रॉयट ही नहीं हुआ। लेकिन आज भी जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है, हाँ जी, जहाँ राजस्थान देख लो, हाँ जी, आप अपना छत्तीसगढ़ देख लो, वहाँ पर राजस्थान में अभी रिसेंटली बहुत राइट्स हुए। दैट मीन्स कि दी अपोजिशन हैज़ नॉट लर्नड द लेसन फ्रॉम द पास्ट एंड दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन द सेम वे। मैं कहता हूँ हर सिटीजन को बचाना गवर्नमेंट का फ़र्ज है, बिल्कुल ठीक। लेकिन अपीजमेंट जो है वो एक ही सेक्शन के लिए, दैट इज़ रॉन्ग। अब रॉयट्स तो खैर मध्य प्रदेश में भी हुए हैं, दैट्स फाइन, वो कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जो मेजॉरिटी के रॉयट्स हो रहे हैं वो उन स्टेटों में जहाँ अपोजिशन है। बंगाल में इतने रॉयट्स हुए। सो दीज पीपल हैव नॉट अंडरस्टूड दैट टू फाइट ए पावरफुल मैन लाइक मोदी you have to be a person of universality rather than one particular caste। तो ये समझ तो नहीं आई उनको, तो ना मुझे लगता आनी है, आने वाले टाइम के ऊपर नहीं आनी। तो मैं आपको ये बता दूं कि बीजेपी को अगले 20 साल नहीं कोई हरा सकता। ठीक कह रहे हैं आप। और यहाँ मैं एक और पॉइंट लाना चाहता जी। हूँ कि हमारे यहाँ पर जो एनडीपी के लीडर हैं जी, जगमीत सिंह, उन्होंने भी कंसर्न शो किया, बार बार करते रहते हैं। हाँ, उन्होंने स्टेटमेंटें दी और गवर्नमेंट को अपील की जी कि जी वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। अनबिलीवेबल। और यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। मैं ट्वीट वो देखी मैंने जगमीत की, और मैं वो जैसे कहते हैं रीट्वीट विद कमेंट करते करते रह गया, फिर मैं भूल गया, शायद मैं कर भी दूं। मैं ये करने लगा था कि ये जो तुम्हारे बाइडन साहब हैं, ये बहुत बड़ा सपोर्टर है ना बाइडन के और अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के, चूँकि जो आजकल इनकी अपनी मैंने कहा उनको ये रियलिटी समझ आ रही है, तुम्हें नहीं समझ आ रही कनाडा में। ठीक है, उनकी लैंग्वेज देखो, वो कितने रिस्पेक्टफुल हैं टुवर्ड्स इंडिया, एट इक्वल लेवल वो ट्रीट कर रहे हैं। हालांकि मतलब वो इन्हीं की आइडियोलॉजी के लोग हैं, लेकिन जगमीत सिंह को नहीं समझ आ रही। बदकिस्मती से हमारा खूबसूरत देश कनाडा, डॉक्टर साहब आपका, मेरा और हम सब कैनेडियंस का, इसमें एक बहुत ही सुपरफिशियल और जाहिल किस्म की, हॉलो एंड शैलो किस्म की इस वक्त लीडरशिप है जो चला रही है सरकार। अब आपके सामने जगमीत की पार्टी ने ट्रूडो के साथ मिलके एक कोलिशन बना ली है, वो तो ठीक है ना, ताकि वो इक़्तिदार में रहें। ठीक है, उन सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल किया है, वी डोंट माइंड इट, ठीक है। लेकिन
कनाडा एक हमारा बहुत ही पुरस्कून देश है, हमें बहुत पसंद है। मतलब मैं आप कनाडा के लिए Oh, yeah. सब कुछ करेंगे, Yeah, क्योंकि इट्स आवर बिलव्ड कंट्री। दिस इज आवर फर्स्ट कंट्री। ठीक है ना जी। लेकिन इस कंट्री में ये जो गंद ला रहे हैं, हाँ, जो हमारी सिविलाइजेशन जो भारत की है, जो हमेशा से पीसफुल सिविलाइजेशन है, उसके बारे में जो जगमीत सिंह जहर उगल रहा है ऊपर तले, तो इसका क्या किसको नुकसान होगा? भारत को वैसे फ्रैंकली कोई नुकसान नहीं होगा इसका। नहीं वो ऐसे तो लीडर कोई बोलते रहे, क्या ठीक है ना जी, बोलता। भारत को इसका कोई नुकसान। अभी आपके सामने कोई मेरे ख्याल 1-1.5 महीना पहले ट्रेड मिनिस्टर भी ट्रूडो साहब ने भेजी थी। हाँ, क्योंकि जरूरत है। ठीक है ना। जब जिस तरीके से यूक्रेन की वार चल रही है और जिस तरीके से ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, वो तो एक ही कंट्री रह गया ना, एक ही साइड रह गई, ईस्ट। बिल्कुल। ईस्ट में आप हैरान हो गए कि चाइना के साथ, अभी मैंने कल ही रिपोर्ट दी है हाँ जी एक रेडियो के ऊपर, चाइना के साथ इनका $120 बिलियन का ट्रेड हुआ, जिसको ये मतलब कह रहे हैं कि बंद कर दो, सब कुछ कर दो। अरे बंद कहाँ करोगे? पहले आप तो ग्रो करोगे तो बंद करोगे ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। हाँ जी। सो अब आप देखो कि मुस्लिम कंट्री की बात हो रही है, हिंदुस्तान ने कल साइन की है ट्रीटी विद इजिप्ट टू गिव देम ए व्हीट। राइट राइट। अच्छा, वो तो मुसलमान कंट्रियों के साथ ट्रेड कर रहे हैं, यस। और मुसलमान कंट्रियां उनके साथ ट्रेड कर रही हैं। और ये जो ना मुसलमान ना मतलब एक अपने अलग जात के, और ये कह रहे हैं कि वहाँ जुल्म हो रहा है, तो वो जो मुसलमान कंट्री था उनको नहीं कंसर्न पता। उनको नहीं, चूंकि इसने अपनी सियासत करनी है ना। हाँ। इसका बहुत ही जगमीत सिंह का अनफॉर्चुनेटली बहुत ही हॉलो एंड शैलो एटीट्यूड है टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। ये सेलिब्रिटी स्टाइल में करता है। इवन ट्रूडो साहब भी इन चीजों को समझते हैं जो मैं और आप कर रहे हैं। हाँ, पर ट्रूडो भी तो अपने आप को सेलिब्रिटी समझता ना। नहीं, वो सेलिब्रेट इसका बाप भी हॉलीवुड एक्टर है, अपने आप को कम नहीं समझता, और ये भी इसका भी ये भी नहीं समझता। ठीक। तो एनी हाउ, मतलब जो आपने जगमीत की बात छेड़ी, तो जगमीत तो एक टोटली हॉलो एंड शैलो। नहीं, मैंने उस कंटेक्स्ट में बिल्कुल ठीक कंटेक्स्ट है, कंटेक्स्ट बेसिकली ये है कि हिंदुस्तान के ऊपर आप तो अपना मतलब स्टेटमेंट दे रहे हो, लेकिन हिंदुस्तान के साथ ट्रेड जो है, देखिए ना, व्हीट इन्होंने हिंदुस्तान ने किसी और को नहीं बेची। राइट। ओके, द फर्स्ट कंट्री इज इजिप्ट। राइट राइट। दे आर गिविंग व्हीट टू इजिप्ट। राइट तो कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब दुनिया में मुसलमान कंट्रियों में अगर अफगानिस्तान को व्हीट जो हिंदुस्तान से गिफ्ट के तौर पर जा रही है, बहुत ठीक है, और उसके तो वो पिछले दिनों अफगानिस्तान से भी गई, पाकिस्तान से भी गई। पाकिस्तान से जो व्हीट गई उस पर सुंडी लगी हुई थी। ठीक है। वो बेचारों ने, तालिबान ने कहा कि भाई ये क्या व्हीट आपने पाकिस्तान को कहा, क्या व्हीट भेजी हमें, सुंडी वाली व्हीट भेजी। वो जो गोदामों में पड़ी खराब हो जाती है ना, जाती है। उन्होंने कहा समुद्र में फेंकनी है या बाहर फेंकनी है, उनको दे दो। वेरी सैड, वेरी सैड, वेरी सैड। मतलब एक ह्यूमैनिटी जो पक्ष है ना जी, वो होना चाहिए। राइट। दूसरा ये है कि अगर आप मुसलमान के 57-58 कंट्रीज में से अगर हम देखें, स्वाय एक एडोगाम को छोड़कर, वो भी सिर्फ बयानबाजी की हद तक है। जो टर्की के लोग हैं, ठीक है, चलो हम तो लीडर की बात नहीं, बस मैं वो भी मतलब कोई ट्रेड बंद तो नहीं की उसने। हाँ। टर्की वाले ने, उसका सबसे प्यारा जो लीडर था वो तो ये था ना, इमरान खान। हाँ। जो उसका बचौंगा था, यार था जो, ठीक है। तो उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते हुए। ठीक है। या तो वो कहते ना कि भाई ये लीडर बना ये निकम्मा, या वो कहते कि भाई नहीं, ये गलत ज्यादती हुई है इमरान के साथ। कोई भी वर्ल्ड लीडर नहीं सामने आया। सबने पहले फोन उठाए और या ट्विटर उठाया और बधाइयाँ दे दी। ठीक है। तो ऐसे मैं समझता हूँ कि इस किस्म की जो अपीजिंग पॉलिसी जी, है, इट नेवर पेज, इट डिवाइड्स। मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती ये रही कि जहाँ कंट्री को 1947 से पहले एक शख्स ने जोड़ा, मैं उस आदमी की देन समझता हूँ महात्मा गांधी। नहीं तो हिंदुस्तान जैसा कंट्री जोड़ना अगेंस्ट एक इतनी बड़ी माइटी गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी का बस का नहीं था। वही एक लीडर था जिसने हिंदुस्तान को जोड़ दिया और उस माइटी रूलिंग के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। लेकिन उसके जाने के बाद, 48 जाने के बाद,
हाँ जी, वो होता कभी रॉयट्स ना होते। आपको पता है उसने तो रॉयट्स के लिए अपनी जान खतरे पर लगा दी थी। उसने ये भी कहा था मैं पाकिस्तान जाऊंगा, मैं उनसे बाकायदा बातचीत करूंगा कि हमारा प्यार वैसे ही रहना चाहिए। ये बातें अलग हैं। लेकिन जो कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती, मैं बार बार, मेरी सारी फैमिली किसी वक्त कांग्रेस के साथ इन्वॉल्व थी, पर मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये कांग्रेस ने ये जो अपीजमेंट पॉलिसी रखी, स्पेशली फ्रॉम 62 ऑनवर्ड्स, ये हिंदुस्तान को डिवाइड किया, इसने हिंदुस्तान को जोड़ा नहीं। हिंदुस्तान के एक किस्म के आज भी हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हुए हैं। हाँ जी, बंगाल अपने आप को समझता है कि मैं अपने आप में देश हूँ, साउथ वाले अपने आप को देश समझते। ये डिवीज़न होने नहीं चाहिए था। ये इनकी पॉलिसी से हुआ। हाँ जी, और आई जस्ट होप कि दे अंडरस्टैंड। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनमें आज भी ये अकल आ रही है, क्योंकि उनकी जहाँ स्टेट्स काम कर रही हैं वहाँ पर भी उन्होंने ऐसे रूलर्स बैठाए हुए हैं जिनको ये वो पुराने, जिन्होंने कहते हैं साढ़े पुराने खुंड, हाँ, वो पुराने खुंड बैठाए हुए हैं जिनकी जो साइकी है वो वही काम कर रही है जो कि उस वक्त से कर रही थी। या डॉक्टर साहब, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल, आपने बिल्कुल सही सम अप की ये वाली बात। लेकिन आपने कहा कि जिस तरह की अपोजिशन पार्टियों की भारत की पॉलिसियां चल रही हैं उसकी बिना पर तो बीजेपी जो इस वक्त उसकी पोजीशन है एज ऑफ टुडे, वो तो शायद हमें यही लगता है कि एक लंबे अरसे तक अपनी इनिंग्स खेलेंगे। जैसे 40 साल से ऊपर कांग्रेस ने खेल लिया, ऐसे वो पहले तो कभी देखिए, हिंदुस्तान की इस वक्त जो अपोजिशन है वो इकट्ठी नहीं हो सकती। जी जी, वो रीजनल पार्टीज हैं, उनके पास किसी के पास इस किस्म का कोई लीडर अभी नहीं। आने वाले टाइम पे मैं ये नहीं कहता, मैं कभी नहीं कहता कि लीडर नहीं पैदा होगा, नजर नहीं आ रहा। आने अभी तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। कुछ लोगों को उम्मीद हुई केजरीवाल जी से, लेकिन पंजाब में जिस तरह जाके उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स के साथ चीफ मिनिस्टर की बजाय खुद से मीटिंग शुरू की। नहीं, वो देखिए, वो उन्होंने क्या, उसमें एक ये तो गलत फहमी है। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि भगवंत मान ने ये कहा, ये सबको पता था जब केजरीवाल को वहां पर जिताया गया आम आदमी पार्टी को, कि सुपर चीफ मिनिस्टर केजरीवाल है, इसमें कोई शक नहीं था। मतलब ये कहना कि हाँ जी, फिर भगवंत मान ने कहा कि क्योंकि दिल्ली का मॉडल अंडरस्टैंड करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि जो हमारे IAS ऑफिसर है वहाँ जाके देखें। देखिए वहाँ पर 3 चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो भी जाके मॉडल उन्होंने देखा। ट्रम्प की वाइफ जब गई मेलेनिया, वो भी एक स्कूल में गई देखने के लिए कि भाई ये कैसे चला रहे हैं। सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट वो केजरीवाल तो इसलिए नहीं कभी बन सकता कि केजरीवाल के पास वो जो अपील है सारे हिंदुस्तान को इकट्ठा करने की, वो नहीं है। राइट। केजरीवाल का अभी गलतफहमी उत्तराखंड में दूर हुई, यूपी में दूर हुई, जी गोवा में दूर हुई, राइट, अब दूर हो यानी हिमाचल में। राइट, हिमाचल में जो एरिया, आगे भी मैंने आपको कहा था, जो तो पंजाब के साथ एरिया मिलता है, हाँ, वहाँ पर तो ये कोई ना कोई हो सकता है अपना कुछ MLA जो है चुन ले। लेकिन जो डीप हिमाचल है, जिसमें मतलब नॉर्थ ऑफ शिमला, कोटगढ़, कोटखाई, जी सिरमौर, उधर आपके मनाली एंड मनाली फॉर पांगी या दूसरे जो एरियाज हैं, वहाँ पर तो इसको कोई सुनने भी ना आए। राइट, क्योंकि उनकी अपनी इतनी कल्चर बिल्कुल डिफरेंट। राइट। ये जो मंडी है या ये कांगड़ा एरिया है, आपको क्योंकि उसका पूरा नहीं नक्शा पता, तो ये एरिया पंजाब का था पहले। राइट। ये 67 में जब बाइफर्केशन हुई तब ये एरिया अलग हुआ। फर्स्टली इट वाज इन पंजाब। तो जब स्टेट्स अलग हुई, हरियाणा अलग हुआ, पंजाब अलग हुआ, हिमाचल में एरिया मिला दिया गया पंजाब का। सो दैट्स हाउ दैट एरिया कैन बी अफेक्टेड बट नॉट द रेस्ट। राइट। हाँ जी, मतलब उसकी वहाँ गलतफहमी दूर हो जानी है। तो मैं केजरीवाल को ना कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं समझता हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में। अब ये गुजरात गया, हाँ, गुजरात वाले कह रहे हैं देखो जी आ गया यहाँ पर। अरे गुजरात में बीजेपी को हराना और मोदी को हराना, हमारे बहुत यहाँ गुजराती हैं, वो कहते हैं जी हम चाहे बीजेपी की अगेंस्ट हैं, लेकिन वहाँ पर जो काम हुए हैं वो कहीं नहीं हुए हिंदुस्तान में।
आपको भी पता है, हमें जी। भी पता है, जितनी बाहर की एग्रीमेंट्स हुए थे बिल्कुल बड़े बड़े, जी। वो सारे गुजरात में हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। मैं डॉक्टर साहब अहमदाबाद को जिस तरह मैंने देखा, न्यूज़ जो सिटी है वो जो दरिया के किनारे किनारे, वो तो लगता है कि जैसे कोई यूरोप का हिस्सा है ऑनेस्टली। हाँ, मतलब सारा उसको ले लो, सूरत को ले लो जी, और जो उनके बड़े शहर हैं उनको ले लो, दे हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट। और इंडस्ट्री जो देखिए प्रोग्रेस कहाँ से होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हिंदुस्तान के, उनमें ट्रस्ट क्रिएट किया व्हेन मोदी केम इनटू पावर इन 1961, ना सॉरी इन 2001 जी। व्हेन ही केम इनटू पावर, वो ट्रस्ट क्रिएट किया। ट्रस्ट क्रिएट करने से वहाँ पर इंडस्ट्री जो है वो चलेगी। अब देखो मारुति जो थी वो टाटा की जो कार बननी थी वो बनने गई वहाँ पर वेस्ट बंगाल। वहाँ पर उन्होंने अरबों रुपये भी खर्च कर दिए। वेस्ट बंगाल के लोग अगेंस्ट उठ पड़े, ममता बनर्जी ने वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करवा दी। उन्होंने उठाया 24 घंटे में, उन्होंने कहा लो सारा आप संभालो। उनका क्या, वो तो बिजनेस में घाटा पड़ के इनकम टैक्स में ठीक हो जाना। ठीक। उन्होंने उठाया और 1 साल में वहाँ प्रोडक्शन शुरू कर दी गुजरात में, हज़ारों लोग एम्प्लॉय हुए, एंड कार इंडस्ट्री पेज यू वेल, राइट राइट। तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि सम और द अदर अपोजिशन हैज़ टू लर्न। जो फेलियर होता है ना, दैट टीचेज यू। राइट। बट आई थिंक फॉर द लास्ट 20 years failure has not taught Congress even a single lesson. And especially for the last 7 years, since Rahul has taken over, it has gone down, down and down because he does not understand the psyche. आप कभी मंदिर में नहीं गए, वोटों के लिए आप इलेक्शन में मंदिर में जाना शुरू कर दो, ठीक है आप जा सकते हो, बट नॉट लो जी मैं तो पूरा पक्का हिंदू हूँ, सबूत देने शुरू कर दो। फॉर व्हाट? यू आर ए लीडर, कंटेस्ट एंड फाइट इफ यू वांट, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जी। इसलिए इट्स ए ट्रेजेडी। जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल अच्छे ढंग से हमारे व्यूअर्स को बताया। अब हम आखिर में चलते चलते इससे पहले के क्वेश्चंस लें, थोड़ी सी बात यूक्रेन और रूस की भी कर लेते हैं, जो कि अभी तो मामलात ख़त्म नहीं हुए, लेकिन वापसी की तरफ एक सफ़र होता नज़र आ रहा है। इट्स अ वेरी ट्रेजिक थिंग। आप तो यूक्रेन घूमे जी 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 जी। इट्स अ वेरी ट्रेजिक थिंग, किस तरीके से वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हुई है। इट विल टेक ईयर्स एंड ईयर्स टू रीबिल्ड दैट। और अभी जिस ढंग से वो कह रहे हैं हमने डवास एरिया को ख़त्म करना है, ये ख़त्म करना है, इट इज़ ए डिस्ट्रक्शन। जी, डिस्ट्रक्शन। And world cannot do anything. World is in fact trying to, rather than solve the problem, they are sending more equipment to Ukraine. वो equipment से क्या होगा कि लड़ाई और बढ़ेगी, they will become more जालिम। जिस तरीके से उन्होंने नया मार्शल वहाँ पे लगाया जो कि सीरिया में था, जी, वो मार्शल तो जो है वो तो परवाह नहीं करता लोगों की जानों की। सो it's a sad one, लेकिन world should try to solve it as early as possible. That's all I can. लेकिन डॉक्टर साहब मुसीबत ये है ना कि वर्ल्ड इसको एज अर्ली एज पॉसिबल कैसे सॉल्व करेगी? जो वर्ल्ड इसमें इन्वॉल्व है, वेस्टर्न वर्ल्ड, मैं वही कह रहा हूँ, वो तो अपनी बातचीत ही रूस से ख़त्म कर रहे हैं, सैंक्शन पे सैंक्शन लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जिसका कोई फ़ायदा हो जाए ना, बात समझ आती है उन सैंक्शंस का। अरे ताहिर साहब, हमने तो जिंदगी में पहले दिन ये कहा था कि सैंक्शंस का कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं। वो थोड़ा सा रशियन अवाम पे जरूर पड़ेगा, लेकिन उसकी सरकार पे तो नहीं पड़ना। नहीं, अवाम पर भी जो आप देखना, जब ट्रेड जिस तरीके से बढ़ना शुरू हो गया जी, हाँ जी, जैसे चाइना के साथ जो चाइना बाहर से चीज़ें खरीदता था वो अब रशिया से खरीद रहा, हाँ जी, ऑयल, नेचुरल गैस एंड अदर थिंग्स जो कि ईरान से जाती थी। ईरान से अभी भी जाएंगी, लेकिन नुकसान किसको होगा? सऊदी अरेबिया को, कुवैत को, हाँ जी, खास करके वो जहाँ पर फुटबॉल का हो रहा, कतर छोटा सा है, कतर में, जहाँ पे नेचुरल गैस है सबसे ज़्यादा। तो इन चीज़ों को अफेक्ट जो है ना, अगर ओवरऑल आप देखो तो मुझे नहीं लगता कि
बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ना है जी, ठीक कह रहे हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस, क्योंकि अमेरिकन ने आज ही डॉक्टर साहब कहा है दोबारा कि जी रूस की बहुत ज्यादा हमारे चीन कर रहा है छुप छुपा के और खुलम खुला भी छुप छुप आ गए। वो कहता मैं उनसे ले रहा हूँ, क्या उन्होंने तो पाइपें बनवा दी ठीक वहाँ पर। नंबर 1। नंबर 2, ताहिर साहब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको रियलाइज करना चाहिए कि आप खुद डिपेंडेंट हो ऑन USSR। जी, रशिया आज का ठीक, वो हमारे दिमाग में हाँ। वो पुराना कॉमेडी वर्ड USSR का यूक्रेन भी हिस्सा था ना, यूक्रेन बहुत बड़ा हिस्सा था इसका। यूक्रेन तो सबसे बड़ा था, ठीक है ना, आफ्टर रशिया। तो वो मतलब दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट राइट कि भाई आप तो पहले रोको, नहीं रोके, आप तबाह हो जाओगे। हाँ, सो इसलिए ना कोई फर्क नहीं पड़ना। सबसे ज्यादा पैसे तो वही जाते हैं रशिया को। सिंपल सी बात ये थी कि वेस्टर्न वर्ल्ड को रशिया के साथ बात करनी चाहिए थी। बातें हुई थी इनकी जंग से पहले, लेकिन ये अपनी बातों पर अड़े रहे। उनको पता था, ये खुद कहते थे कि रशिया ने अटैक कर देना है, ठीक है। अब वो ये कहना जी कि हम कामयाब हो गए, हमने रशिया को ये नहीं माना कि वो नेटो में शामिल नहीं होगा, वो पूरा यूक्रेन आधा बर्बाद कर दिया। क्या कामयाबी है? ना यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी कह चुका है कि मैंने खुद उसका बयान सुना। राइट हाँ जी, कि हम नाटो को नहीं ज्वाइन करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम वी विल रिमेन इंडिपेंडेंट। राइट, ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन जहाँ यूक्रेन तबाह हो चुका है ताहिर साहब, वहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस वक्त इस तबाही में से यूक्रेन ने 4-5 बार रशिया से डायरेक्ट बात की है, लेकिन जब वो किसी मसले पर पहुंचना होता है तो वहाँ कोई ना कोई मेरे ख्याल पीछे से प्रेशर पड़ जाता है। राइट, हाँ भाई, अरे भाई नाटो तो ख़त्म करो, राइट, और कह दो कि हमारे यहाँ पर कोई भी मिसाइल नहीं लगेगा। और जो उसने जीत लिया, देखिए 1/3 तो उसने जीत लिया। राइट, क्रीमिया पहले चला गया, राइट, हाफ हो गया, राइट, नहीं बर्बादी कर दी उसने, बर्बादी। ठीक, डॉक्टर साहब देखें उसमें एक और भी बड़ा मसला है। यूक्रेनियन और रशियंस की आपस में रिश्तेदारियां हैं, ठीक है। अब ये कहना जी कि ये बड़ी शदीद नफरत है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो डॉनबास के इलाके हैं और वो जो नॉर्थ ईस्ट के यूक्रेन के इलाके हैं, वहाँ से जो रशियन रहते थे उन इलाकों में, वो भी हजारों की तादाद में रेफ्यूजी बन के रशिया जा रहे हैं, जिसको वेस्टर्न मीडिया नहीं दिखाता, फ्रैंकली बिल्कुल नहीं। इनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी पोल खत्म हो गया ना, ठीक है। वो रूस के जितने टीवी शीवी थे ना, यूट्यूब तक के डॉक्टर साहब वो बैन कर दिए, RTV। अच्छा भाई, उनका जी वो प्रोपेगेंडा है, ठीक है, वो काफी प्रोपेगेंडा था, आई अंडरस्टैंड, वो था उसमें, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो सुनो ना। लेकिन डॉक्टर साहब वो जो मतलब रशिया में जो बेचारे यूट्यूब के व्लॉगर होते हैं ना, बच्चे बच्चियां, वो दिखा रहे हैं। मेरे एक दो अभी भी कुछ दोस्त अहबाब हैं, मैं उनसे वो उन्होंने कहा जी कि हम पे टेलीग्राम पे हम पे बात करें। मैं तो एज ए जर्नलिस्ट जानना चाहता हूँ वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि वो व्हाट्सएप भी नहीं काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अनाउंस कर दिए है कुछ उस तरह का रसग्राम, बड़ा टाइम लगा। नहीं डॉक्टर साहब, उसमें उन्होंने खुद कहते हैं रसग्राम वगैरह, उन्होंने इंस्टाग्राम की जगह रसोग्राम को समथिंग उनकी। वो कहते हैं यार इसको हम आपस में तो रूसी तो एक दूसरे के से शेयर कर लेंगे, लेकिन हमारा बाहर की दुनिया से बहरहाल राब्ता खत्म, मतलब अभी कटा हुआ है टोटली। अच्छा, उसका क्या होगा कि आप दीवार के साथ लगा देंगे रशिया को, लगा तो आप सकते नहीं है, वो चीन के साथ, इंडिया के साथ, पूरे मिडिल ईस्ट के साथ उनका काम चल रहा है, राइट, ठीक। तो अच्छा, आपने ये कहा जी कि हम आपको जमहूरियत के देंगे, आज़ादी देंगे, इंडिपेंडेंट देंगे, आधा कंट्री आपने बर्बाद करवा दिया। वो बर्बाद हो गया और रशिया के ट्रेड के ऊपर 1% फर्क नहीं पड़ा, राइट, क्योंकि रशिया का वो तो और बढ़ना है, रशिया का जो ट्रेड है अरब कंट्रीज के साथ वो भी चल रहा है जी, जो टर्की के साथ है वो भी चल रहा है, जो इधर के कंट्रीज है वियतनाम, कंबोडिया, ये भी तो देखिए ना, सर यूरोपियन यूनियन के साथ चल रहा है। हाँ, तेल का ट्रेड, एनर्जी का ट्रेड, तो बाकी क्या बात रहेगी, बाकी की बातें कर, हाँ, बाकी का मतलब आर्मामेंट्स की बात कर, बिल्कुल ठीक। ये जो छोटे छोटे कंट्री जो इमर्जिंग कंट्रीज, राइट, देखिए आज के ज़माने में कंबोडिया और
ये वियतनाम, इंडोनेशिया, क्या? ये इमर्जिंग और कंट्री बिल्कुल बड़ी रीजनेबल इकॉनमी है और इनकी। वहाँ पर बहुत नई तरक्की हो रही है बहुत। तरक्की। हाँ जी, सो वो दे आर डूइंग बिजनेस विद रशिया एज इट इज। बिल्कुल। और तुर्की जैसे जो मुल्क हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मैं गलत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ वो इस सूरत हाल का फायदा उठा रहे हैं कि ठीक है आप दोनों आपस में लड़ रहे हो तो मुझे यहाँ से भी कुछ दो वहाँ से भी दो, एंड दे आर राइट। ठीक है, लेकिन ये वैसे ना मैं समझता हूँ अफगानिस्तान में जो डिजास्टर किया बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने, इसके बाद दूसरा बड़ा डिजास्टर जो है ना, उससे भी बहुत बड़ा डिजास्टर यूक्रेन में किया। यूक्रेन में ताहिर साहब जाने से पहले जी। एक बार हम अपने सारे दर्शकों को, आज गुड फ्राइडे है, उसकी बधाई दे दें। ईस्टर संडे जो है वो सबसे वन ऑफ दी क्रिसमस के बाद उसको बहुत रिलीजियस डे माना जाता है। तो उसके लिए भी हमारी जितनी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उन सबको बहुत बहुत बधाई हो, बल्कि ह्यूमैनिटी को ह्यूमैनिटी बधाई को, हो। मतलब हाँ जी, कोई भी अच्छा दिन होगा, या- चाहे हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो, सिखों का हो, क्रिश्चियंस का हो, यहूदियों का है, वो सबके लिए इट्स अच्छा ए दिन है। क्वेश्चन ऑफ ह्यूमैनिटी। इससे कोई- तो आप लोग अपने क्वेस्ट देते हो, मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा सीओ ताहिर साहब को कि ये आपको बताएं कि कैसे आप हेल्प कर सकते हो इस टैग टीवी की। शुक्रिया डॉक्टर साहब। व्यूअर्स, पहले तो ये है कि आप हमारा शो देखते हैं, हमारा टीवी देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हेल्प करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब के चैनल को। इसके अलावा हमारे ऐप्स हैं, टैग टीवी के ऐप, 2 ऐप्स हैं टैग टीवी के, जो एप्पल एंड्रॉयड डिवाइसेस पे, रॉको डिवाइस पे, अमेज़ॉन फायर पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीविज़न है, सिर्फ हमारी ये टॉक शोज़ ही नहीं है, हमारे कम्युनिटी राउंड्स अप्स होते हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पे न्यूज़ बुलेटिन्स होते हैं। वो अभी पिछले सैटरडे को हमने AR रहमान का एक इंटरव्यू ऑन एयर किया, वो भी यूट्यूब पे मौजूद है। इन सब को देखा करें, हमारे जो कल्चरल प्रोग्राम है उन सब को देखा करें। अभी ये कोविड की रिस्ट्रिक्शन कम हो चुकी हैं काफ़ी हद तक, तो हम अभी एक्सपेंड करेंगे चीज़ों को। फिर हमारी सर्दी भी ज़रा ख़त्म हो गई है, तो आगे आने वाले कुछ महीने आपको टैग टीवी पे काफ़ी एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी। तो आप हमें कंट्रीब्यूट कीजिए। हमारी इसी यूट्यूब के चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें पेपॉल के ज़रिए, आप हमें क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, पैट्रियन के ज़रिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये सारे तरीके हैं जिससे आप हमारा साथ दें। यानी एक बार फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी ऐप्स डाउनलोड कीजिए, और हमें अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो कंट्रीब्यूट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और डॉक्टर साहब की तरफ से आज का आखिरी सलाम। फिर अगले फ्राइडे को हम दोनों फिर इकट्ठे होंगे। आज बहुत बहुत धन्यवाद ताहिर साहब, आपने सबको बताया। अगले फ्राइडे तक आप हमें इजाज़त दीजिए। हैव ए वंडरफुल वीकेंड, गुड फ्राइडे अगेन and Easter Sunday. Thank you. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.